हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 18 ह्यूमन फिजियो का चैप्टर कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगी। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 11th का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, इनको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर सेल्स को अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इसीलिए उनको इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी ये सारी चीज़ें सेल्स को प्रोवाइड करती है, बट क्या होता है, सेल्स जब वर्क करता है, काम करता है, तो उसके बाद वो बहुत सारे कुछ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करता है। और ये जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस सेल प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हमारी बॉडी से कॉन्टिन्यूसली रिमूव करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हमारी बॉडीज़ में जो टिश्यूज़ हैं वो हेल्दी वे में फंक्शन कर सकें, अच्छे से काम कर सकें। इसलिए ये जो वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस सेल के अंदर बन रहे हैं, इनको हमारी बॉडी निकालती ही रहती है। अब क्या होता है हमारे पास, चाहे बॉडी को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हो, चाहे वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से निकालना हो, ये सारी चीज़ों के लिए हमें एक एफिशिएंट मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, ताकि ये जो सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन या जो हार्मफुल सब्सटेंस है, इनका मूवमेंट बॉडी में होता रहे। तो इसके लिए हमें एक एफिशिएंट मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन से मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होते हैं, वो कौन सी चीज़ होती है जो इन चीज़ों का मूवमेंट करवाती है, ये सारी चीज़ें हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक सेल है। इस सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और सॉल्ट, इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बॉडी जो है वो इस सेल के लिए सारी चीज़ें लेकर आई। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें जब सेल को मिल चुकी है, तो सेल जो अपना काम करेगा। अब जब सेल काम करता है तो उसने एनर्जी बनाता है सेल, और प्लस उसके साथ कुछ हार्मफुल सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन होता है। अब ये जो एनर्जी सेल के अंदर बनी है, इसको तो सेल यूज़ कर लेगा, बट ये जो हार्मफुल सब्सटेंस इसके अंदर फॉर्म हुए हैं, इन हार्मफुल सब्सटेंस को इस सेल के बाहर ले जाना और फिर उसके बाद बॉडी से बाहर भेजना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि हमारा जो सेल है वो अच्छे से काम कर सके। इसलिए हार्मफुल सब्सटेंस को हमें सेल से बाहर लेकर जाना है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर यही मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि आखिरी जो न्यूट्रिएंट, सॉल्ट, ऑक्सीजन है, ये इस सेल के अंदर लेकर कौन आया, और ये जो हार्मफुल सब्सटेंस इस सेल के अंदर बन रहे हैं, इसको इस सेल से बाहर लेकर ये बाहर जाएंगे कैसे, फिर ये बॉडी से बाहर कैसे निकलेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। अब ये जो हार्मफुल सब्सटेंस सेल के अंदर बन रहे हैं, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है और भी दूसरी गैसेज हमारे पास हो सकती हैं, कुछ सॉल्ट और दूसरे हो सकते हैं। तो यही हार्मफुल सब्सटेंस हमें इस सेल से बाहर ले जाने हैं, और कैसे ये बॉडी से बाहर जाएंगे, पूरा हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। अभी तक हमने जो पढ़ा था कि जो भी न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सेल के अंदर आ रहे हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंस सेल अपने से बाहर ले जा रहा है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है हमने देखा था, इसके लिए एफिशिएंट मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। अब अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है डिफरेंट तरीके के होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि स्पॉन्जेस या सिलेंट्रेट्स, ये अपने सराउंडिंग से वाटर को लेंगे और फिर बॉडी में जहाँ जहाँ सेल्स को रिक्वायरमेंट होगी उस वाटर को सर्कुलेट करेंगे। ये सारा का सारा प्रोसेस जो ये होता है, इसे हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स। इसके अंदर कुछ स्पेशल फ्लूइड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मदद करते हैं। और वो हमारे पास स्पेशल फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास होता है ब्लड, और सेकंड हमारे पास होता है लिम्फ। ये दो तरीके के स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराते हैं जो भी मटेरियल्स की ज़रूरत होती है सेल्स को। ओके, तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मोस्टली सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से वो क्या करते हैं, अपने जो सब्सटेंस होता है उसको एक्सचेंज करते हैं अपने सराउंडिंग से। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, इसमें हमारे पास स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि ब्लड हो गया और लिम्फ हो गया। ये बॉडी के साथ जो भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे उसमें ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
सबसे पहले हमें ब्लड में समझना होगा कि ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज का काम क्या होता है, जितने भी मटेरियल्स हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराए जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था अभी पहले कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराना होता है, ओके, और हमारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कराना होता है। तो ये जो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ये कौन करवाता है, ब्लड करवाता है। ब्लड सेल के पास जा जाके उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। कैसे करेगा अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट थिंग हमारे पास है कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है हमारे पास। तो ब्लड में हमारे पास 3 चीज़ें पाई जाती है। एक हमारे पास होता है ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि ब्लड को लिक्विड कराता है, दूसरा होता है हमारे पास प्लाज्मा, और तीसरा हमारे पास है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमें इनको डिटेल में पढ़ना है, प्लाज्मा के बारे में और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड एक टाइप ऑफ मोबाइल फ्लूइड है। मोबाइल फ्लूइड का मतलब क्या है कि ऐसा लिक्विड है ये जो मूवमेंट में चीज़ों की हेल्प करता है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, चीज़ों की मूवमेंट करवाना, और फ्लूइड मतलब लिक्विड। तो ये एक ऐसा लिक्विड है जो कि मटेरियल्स की मूवमेंट करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। सो अब हम प्लाज्मा के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए जो जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो प्लाज्मा होता है उसका कलर कैसा होता है। तो प्लाज्मा होता है वो दिखने में स्ट्रॉ कलर्ड होता है, मतलब हल्का सा पेल येलो कलर रहेगा, ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत क्लियर फ्लूइड हमें दिखाई देता है प्लाज्मा का। नेक्स्ट हमारे पास है जो प्लाज्मा होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है और ये इंटरसेल्युलर सब्सटेंस है, मतलब सेल के अंदर ये पाया जाता है और ये थोड़ा सा हमारे पास बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट हमारा जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड का 50 से 60% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ब्लड का मोस्टली स्पेस जो होता है वो किसने कवर किया हुआ रहता है, वो कवर किया होता है प्लाज्मा ने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% हमारा सिर्फ वाटर ही होता है, मतलब मेजर पोर्शन जो होता है प्लाज्मा के अंदर वो वाटर होता है। नेक्स्ट 7 से 8% प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा के ही कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और वो प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन बेसिकली हमारे पास किस चीज़ में हेल्प करता है, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। कभी कहीं से अगर हमें कट वगैरह लग जाता है तो जब वहाँ से ब्लड फ्लो होता रहता है, तो अगर कॉन्टिन्यूसली अगर ब्लड वहाँ से फ्लो होता रहेगा तो हमारी बॉडी में से ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान मर भी सकता है। तो बेसिकली फिब्रिनोजन हेल्प करता है उस ब्लड को रोकने में, उसका कोगुलेशन कराएगा, उसका क्लॉटिंग करवाएगा। नेक्स्ट प्रोटीन हमारे पास होता है ग्लोबुलिन। ये किस में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। डिफेंस मैकेनिज्म हमें कोई बाहर से अगर फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उसके अगेंस्ट हमारा जो बॉडी है वो उनसे लड़ता है, तो उसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। हमारी बॉडी जब बाहर जो फॉरेन एजेंट है, जो एलियन स्पीशीज है, उनसे जो फाइट करता है तो उससे हमारी बॉडी को वो बचाते हैं, तो उसे हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। थर्ड हमारे पास प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। ये क्या करता है हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब वाटर का बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नेक्स्ट होता है हमारे, अब प्लाज्मा के अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, और नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मा के अंदर बहुत थोड़े अमाउंट में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारा जो प्लाज्मा उसके अंदर पाए जाएंगे। तो हमारे पास कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैल्शियम आयन होता है, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, क्लोराइड आयन हमें पाया जाता है, लिपिड्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे प्लाज्मा के अंदर होगी बट इन अ स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लाज्मा के अंदर अगर क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, जो भी चीज़ें हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं, अगर हम उस चीज़ को प्लाज्मा से रिमूव कर दे तो जो हमारे पास पार्ट बच जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम सीरम कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें ये प्लाज्मा कैसे हमें मिलता है, तो बेसिकली क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर हमारा, कभी अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया हो तो वो क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू हमारा ब्लड को लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इस ब्लड को फिल कर देते हैं। ठीक है, जब ये ब्लड टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को क्लोज कर दिया जाता है और इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है। इस टेस्ट ट्यूब का जिसके अंदर ब्लड हमारा डाला गया है, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है। बहुत बार इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करके अप्रॉक्स 13,000 to 15,000 टाइम्स इसको सेंट्रीफ्यूज करवा के इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर ऊपर के पार्ट में इस टेस्ट ट्यूब के हमें जो मिलता है वो हमारा प्लाज्मा होता है।
और नीचे हमारे पास हमारा जो ब्लड होगा वो होता है आरबीसी, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये पाया जाता है। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू हम ब्लड में से प्लाज्मा को अलग कर सकते हैं। और एक चीज़ कि जो भी हमारे पास प्लाज्मा के अंदर कोगुलेशन फैक्टर होता है, मतलब वो चीज़ें जो कि ब्लड क्लॉट करने में हेल्प कराती है, वो सारी की सारी इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती हैं। बाद में जाके इनको एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो एक्टिव होते हैं और तब जाके ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प होती है। नेक्स्ट अपना हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब अब ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेसिकली हमारे पास 3 टाइप ऑफ सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले इरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट सेल है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट की फुल फॉर्म है WBC, मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। थर्ड हमारे पास है थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अगर आपको कहीं पर भी साइट्स दिख रहा है CYTES, इसका मतलब होता है सेल। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है, हमें इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी। अब बेसिकली आरबीसी, हम सबको पता है आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, मतलब ये कलर में रेड कलर के हमें दिखाई देंगे। इनका जो रेड कलर होता है ये किस वजह से होता है? इसके अंदर एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, मतलब ऐसा प्रोटीन होता है जिसके अंदर आयरन होता है, और उस प्रोटीन का नाम होता है हीमोग्लोबिन। आप सभी को पता होगा ये। 100 ml ऑफ ब्लड जो होता है उसके अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हमें मिलता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, रेड ब्लड सेल्स एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर कितने होने चाहिए? 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन के बीच में इनका नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि आरबीसी जो होते हैं ये फॉर्म्ड कहाँ होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी बनते कहाँ पर है? तो हमारी जो बोन मैरो होती है उसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें आरबीसी के, तो आरबीसी के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और आरबीसी की जो शेप होती है वो बायकॉन्केव शेप होती है। मैं यहाँ पे पिक्चर पेस्ट कर दूंगी अभी। तो बायकॉन्केव इनकी शेप होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी भी 120 डेज के बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है। और डेथ होती है बेसिकली क्या होता है? ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये डिस्ट्रॉय जिस पार्ट में होता है उसका नाम है स्प्लीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आरबीसी हमारे पास 120 डेज के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ पर होते हैं? स्प्लीन के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें मैंने एक पॉइंट ऊपर लिखा है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? सबसे पहले तो हमने देख लिया हीमोग्लोबिन जो होता है रेड ब्लड सेल को रेड कलर देने में काम आता है। इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, ये हमारी जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो हम रेस्पिरेशन में हम लेते हैं, जो हमारी बॉडी से हम बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी गैसेज है, ये इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराती है। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये हीमोग्लोबिन की हेल्प की वजह से ही हो पाता है। अगर हम अपने सेकंड सेल की बात करें, ल्यूकोसाइट्स मीन्स WBC, तो WBC का जो कलर होता है इसका नाम है वाइट ब्लड सेल्स, बट ये वाइट इन कलर नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, जो वाइट ब्लड सेल्स होंगे उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये एवरेज कितना, एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर कितना वाइट ब्लड सेल्स पाया जाता है? तो 6000 से लेकर 8000 इनका नंबर होता है। ये बहुत थोड़े टाइम के लिए ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए ये जीते हैं। उसके बाद WBC के अंदर भी इसके 2 पार्ट्स और हैं, और उनके अंदर भी काफ़ी सेल्स हैं। इनको हम सेपरेटली अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, इस वजह से इसको भी हम सेपरेट आगे देखेंगे। थर्ड सेल्स है हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स, जिसका हम दूसरा नाम बोल सकते हैं प्लेटलेट्स। ये हमारे जो थ्रोम्बोसाइट होते हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? तो इरिथ्रोसाइट्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे थे बोन मैरो के अंदर। सेम ऐसे ही थ्रोम्बोसाइट्स भी बोन मैरो के अंदर ही फॉर्म होते हैं, बट ये इनको फॉर्म करने के लिए स्पेशल सेल्स की ज़रूरत होती है। स्पेशल सेल्स इनके लिए पाए जाते हैं बोन मैरो के अंदर, जिनका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, ये ऑन एन एवरेज एक हेल्दी पर्सन के अंदर 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक पाए जाते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग होती है हमारी बॉडी में, वो थ्रोम्बोसाइट की हेल्प से होती है। ल्यूकोसाइट्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उससे फाइट करने में बेसिकली हेल्प करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम इसको आगे देखेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में। और
तो हमने यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 3 तरीके के होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, इन तीनों को ही कंबाइनली हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, या ब्लड कॉर्पसेल्स भी हम इनको बोल सकते हैं, कि जो ब्लड के अंदर सेल्स पाए जाते हैं वो। तो एक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड कलर के होते हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इनका एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होते हैं एक हेल्दी पर्सन में। रेड बोन मैरो के अंदर ये फॉर्म होते हैं एक एडल्ट की बॉडी में। ओके, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इनके जो सेल्स हैं उनकी शेप बाई कॉनकेव होती है, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज तक ही होता है, और ये स्प्लीन के अंदर आफ्टर 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेज है इनके ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। तो ये हमारे पास इरिथ्रोसाइट्स का था। नेक्स्ट ल्यूकोसाइट के बार रिवीजन करते हैं। ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स, ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सेल्स भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम होते हैं, 6000 से 8000 तक ही ये पाए जाते हैं एक हेल्दी पर्सन में। बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कम समय के लिए जिंदा होते हैं ये, उसके बाद फिर दोबारा से नया इनका फॉर्मेशन होता है। इसमें 2 पार्ट्स हमारे पास, एक ग्रैनुलोसाइट्स, एक ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, इसेनोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं, और ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं। ये भी हमें आगे पढ़ना है। थर्ड टाइप ऑफ सेल्स है हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ये भी बोन मैरो के अंदर बनते हैं, बट इनके लिए एक स्पेशल सेल्स ही इनको एक प्रोड्यूस करेंगे जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं। ये एक हेल्दी पर्सन के अंदर 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक पाया जाता है, और ये भी हमारे पास ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ओके, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स। तो डब्ल्यूबीसी में हमने अभी पीछे पढ़ा था, 2 पार्ट्स हैं इसके, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स में भी हमारे पास 3 तरीके के सेल्स हैं, एक न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो होता है सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी में कौन सा सेल पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट सेल है जो कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 60 से 65% डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसेनोफिल्स। बेसिकली ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये हमें जो इन्फेक्शन होता है उससे हमें ये बचाते हैं। ये 2 से 3% हमारी बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर पाए जाते हैं। थर्ड हमारे पास है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होते हैं ये कुछ सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं, जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन, इनकी सिक्रीशन करवाते हैं, और जितनी भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं उनमें ये बेसोफिल्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास 0.5 से लेकर 1% हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, ए ग्रैनुलोसाइट्स, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक तो मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट जो होते हैं 6 से 8% तक पाए जाएंगे हमारी बॉडी में, और जब मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ये दोनों एक्ट करते हैं फैगोसाइटिक सेल की तरह। फैगोसाइटिक सेल क्या होता है, कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल या कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो इसको ये दोनों मिलकर डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो भी बाहर से एंटर कर रहा है उसको मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल जो होते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और हमारी बॉडी को किसी भी बाहर से आए हुए ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर बात करें हम लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स 20 से 25% डब्ल्यूबीसी के अंदर पाए जाते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट नाम इसका इसलिए है क्योंकि बोन मैरो के अंदर फॉर्म होता है, और टी लिम्फोसाइट इसलिए क्योंकि थाइमस के अंदर फॉर्म होता है। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, कि इम्यून रिस्पॉन्स करता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो होती है उसको बढ़ाने का काम करेगा, और सेकंड कोई भी बाहर से वही सेम फॉरेन पार्टिकल आता है तो उससे हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सके। तो ये हमारे पास हमने अभी तक पढ़ लिया है इस वीडियो के अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म क्यों चाहिए। हमने इस वीडियो के अंदर हमारी बॉडी में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होती हैं चीज़ें उनके बारे में पढ़ा। जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स थे अमीबा, वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ह्यूमन कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है, कौन कौन से फ्लूइड इसके अंदर हैं। फिर उसके बाद हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड में हमने प्लाज्मा पढ़ा और हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।